पूरा समाज जो है वो एलोपैथी की जकड़ में है। होम्योपैथी के लिए कैसे आपने स्कोप पैदा किया, कैसे बनाया माहौल? इतने साल की प्रैक्टिस में ऐसा एक दो दिन जाता नहीं है कि मैं किसी पेशेंट की फीस वापस ना करूं, लेकिन मेरा ये रिकॉर्ड रहा है कि मैंने आज तक कभी किसी और सिस्टम की मेडिसिन ना लिखी है ना प्रेस्क्राइब की है। आज के इस दौर में अब लोगों का भरोसा होम्योपैथी पर बहुत बढ़ रहा है, इसकी क्या वजह देखते हैं? पेशेंट्स को ये पता होता है कि होम्योपैथी में हम ट्रीटमेंट कराने जाएंगे तो हमको एक स्थायी लाभ मिलेगा और साइड इफेक्ट नहीं होगा। जैसे होम्योपैथिक चिकित्सक अपने मरीज से ये तक पूछ लेते हैं कि रात को किस तरह के सपने आते हैं, क्योर करने पे हमारा फोकस रहता है। लेकिन उपचार की अवधि इतनी लंबी होती है कि पेशेंट बोर हो जाता है उससे। किसमें? होम्योपैथी में जी। उसका रीजन है पेशेंट हमेशा होम्योपैथी में 90% 80% पेशेंट लेट आता है। एलोपैथी में और होम्योपैथी में मेन डिफरेंसेस क्या हैं? हम लोगों का सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन रहता है होम्योपैथी का वो पेशेंट के मेंटल सिम्टम को प्रेफर करके रहता है। कोई ऐसा केस आपकी जिंदगी में रहा कि जो आपको लगा हो कि बहुत चुनौतीपूर्ण केस है और फिर बाद में उसको आपने सॉल्व किया हो, तब एक संतुष्टि मिली हो? वो तो एक बहुत लंबी लिस्ट है और वो मेडिसिन लाइफ में मैंने एक ही बार यूज करी आज तक की प्रैक्टिस में। अच्छा। स्टॉक में भी एक ही बार थी, दोबारा नहीं थी। आजकल हर परिवार में कोई ना कोई डायबिटीज से जूझ रहा है। उसको सीधा लगता है प्रिवेंट एक गोली खा लो, क्यों इतना झंझट करो, डॉक्टर साहब फालतू की बात कर रहे हैं। ब्लड प्रेशर के शिकार लोगों के लिए भी क्या यही फॉर्मूला है? बिल्कुल फॉर्मूला है। क्योर कर सकते हैं? बिल्कुल क्योर कर सकते हैं, बशर्ते 10-20 साल करने की बात ना है। फैटी लीवर एक बड़ी समस्या है, इसको थोड़ा कॉमन करके समझा दीजिए। कुछ ऐसा एज ग्रुप है फैटी लीवर के लिए जो ड्रिंक करता है। हर चीज एक लिमिट में बैलेंस खानी, ताकि आप जिंदगी भर खाते रहें। और खाने का तरीका, लोग इन दिनों नपुंसकता से, इम्पोर्टेंसी से जूझ रहे हैं। बिल्कुल जूझ रहे हैं। और फिर ये निसंतानता में तब्दील हो जाती है। बिल्कुल होती है। परिवार बड़े दुखी हो जाते हैं। शराब और गुटखा स्पर्म काउंट कम होने में इंपॉर्टेंट कॉज है। ये प्रोटीन पाउडर भी क्या बहुत खतरनाक है? हाँ, तो आप इतना 300-400 रुपए का रोज गुटखा खाने तैयार हो, लेकिन सेहत के साथ प्रोटीन प्रिस्क्राइब करवाने तैयार नहीं हो। अल्कोहल जो है, शराब जो है, वो सारी चिकित्सा पैथियाँ उसके नुकसान बताती हैं, लेकिन आपकी होम्योपैथी तो अल्कोहल में ही दवाई खिलाती है। डिपेंड ऑन क्वांटिटी। नमस्कार, पेप्टिक पॉडकास्ट देख रहे हैं आप, जहां बात होती है खुलकर। जब आप बीमार पड़ते हैं तो अपना इलाज कराने के लिए भारत की कई मान्य चिकित्सा पद्धतियों की ओर जाते हैं। एलोपैथी, होम्योपैथी, यूनानी चिकित्सा, आयुर्वेद, ये 4 मूल पद्धतियां हैं जो भारत में बहुत लोकप्रिय हैं और इन पद्धतियों से लोग अपना इलाज कराते हैं। लेकिन हर पद्धति का अपना एक तरीका होता है इलाज का। इन दिनों भारत में होम्योपैथी और आयुर्वेद की बहुत बात हो रही है। इसकी वजह है एलोपैथी के क्षेत्र में मची लूटमार। कॉरपोरेट अस्पतालों के आ जाने के बाद आप लगातार बीमार होने के बाद लूटे जा रहे हैं। यही वजह है कि अब भारत में बहुत सारे लोगों ने अपने इलाज के लिए होम्योपैथी और आयुर्वेद जैसी चिकित्सा पद्धतियों को चुनना शुरू कर दिया है। क्या खूबी है इन पद्धतियों की और इससे किस तरह से आप सेहतमंद रह सकते हैं, इन तमाम विषयों को समझने के लिए आज हमारे साथ हैं बुंदेलखंड के एक बहुत ही प्रख्यात होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर सुनील शर्मा। सुनील शर्मा होम्योपैथी चिकित्सा क्षेत्र की एक बहुत पुरानी विरासत से आते हैं। उनके पिता डॉक्टर सूरज सहाय शर्मा भी बुंदेलखंड के एक बहुत ही प्रख्यात चिकित्सक थे, जिन्होंने बुंदेलखंड में होम्योपैथी चिकित्सा की स्थापना की। एक तरह से उन्हें इस चिकित्सा पद्धति का संस्थापक माना जा सकता है। वे उन्हीं की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं और पूरे बुंदेलखंड के लिए एक आशा की किरण है। होम्योपैथी के सिद्धांतों से बात शुरू करेंगे और आपकी बीमारियों और आपके सेहतमंद रहने तक ये पॉडकास्ट जाएगा। आप पूरा देखिए, क्योंकि ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, पहले तो बहुत स्वागत है आपका। जी, धन्यवाद। डॉक्टर साहब, पहली बात तो मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि हम इस इंटरव्यू को शुरू करें। इसके पहले मैंने तो बहुत संक्षिप्त परिचय दिया, मैं चाहूँगा कि दर्शक आपसे जुड़ें। आपकी पृष्ठभूमि क्या रही और किस तरह से होम्योपैथी चिकित्सा में आपका आगमन हुआ और इस चिकित्सा से जुड़ने के बाद इस सेवा काल के कैसे अनुभव रहे? देखिए, जहाँ तक मेरे को याद है कि 1962 या 61 में छतरपुर में मेरे स्वर्गीय पिताजी श्री डॉक्टर सूरज सहाय शर्मा जी ने यहाँ एक छोटा सा अपना एक क्लिनिक स्टार्ट किया था।
उस समय की बात है जब पेशेंट्स होम्योपैथी को जानती भी नहीं थी या कोई यहाँ की जनता, और कभी कभी ऐसा होता था कि 1 या 2 दिन भी पेशेंट नहीं आता था, तो वो अपना स्टडी करके उस समय पे क्लिनिक पे आके समय पे बैठ के समय पे जाते थे। और ये पंक्चुअलिटी उनके अंदर थी हुई, मैंने भी ये पंक्चुअलिटी उनसे सीखी है। और उन्होंने कभी माल प्रैक्टिस नहीं की, उन्होंने अपने सिद्धांत बताए, रोगी को उसका अच्छा बुरा बताया, दवाई दी, उसको पसंद आई ठीक है, नहीं पसंद आई, उन्होंने किसी और सिस्टम का सहारा नहीं लिया प्रैक्टिस चलाने के लिए। ये स्ट्रगल उनके साथ रहा और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। उन्होंने यहाँ होम्योपैथिक ये स्टार्ट किया, अपना क्लिनिक सने सने चलने लगा, लोगों में विश्वास बढ़ा और पेशेंट नंबर ऑफ पेशेंट भी बढ़े। फिर उन्होंने यहाँ पे कॉलेज स्टार्ट किया। इसके बाद फिर उनका जो क्लिनिक है वो हम चला रहे हैं। और उन्होंने मुझको बहुत सारे टिप्स भी दिए। उन्होंने ये टिप्स दिए कि जैसे किसी पेशेंट्स को मैं एक बहुत आपको बात बता रहा हूँ अंदर की है ये, जैसे किसी पेशेंट से आपके बहुत अच्छे संबंध है, आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट देख रहे हैं। अब आपको लगा कि वो पेशेंट आपके क्लिनिक में सुबह सुबह आ गया, अब आप उससे पैसे नहीं ले सकते हो। आपको लगे यार मेरी बोनी बिगड़ जाएगी, जैसा एक कल्चर है बिजनेस में। उन्होंने कहा ये कभी मत सोचना, आप जिस भाव से जिस ईमानदारी से देख रहे हो और जितनी की भी दवाई लगना है उसमें कितना भी आर्थिक वो खर्च हो, आप उसको उसी ईमानदारी से एक डॉक्टर का धर्म इलाज। फिर उन्होंने क्या कहा, अब बोले मान लो इसको आप फ्री देखते रहे, वो चला गया। अब आप सोचोगे यार ये तो पेशेंट दिल्ली का रहने वाला था और फ्री दिखा के चला गया, इससे मुझे क्या फायदा। उन्होंने मुझको एक टिप्स दी, इससे आपको वो चीज मिलेगी जो आप करोड़ों रुपए खर्च करके भी नहीं खरीद सकते हो। उसको कहते हैं क्लिनिकल एक्सपीरियंस। मतलब रोगी को देखने के बाद जो आपको एक अनुभव मिलता है, उस रोगी से आपने कुछ तो सीखा होगा, वो आप खरीद तो नहीं सकते हो, आप कितने भी बड़े डॉक्टर क्यों ना हो। इस टाइप की टिप्स उन्होंने मुझे दी और उसी टिप्स को लेके मैं आगे बढ़ा और वही मेरी सक्सेस का तो जनताओं की शुभकामना ऊपर वाले का साथ है। जब आप पढ़ाई कर रहे होंगे तब पिता आपके लिए सबसे बड़ी प्रेरणा थे? सबसे बड़ी प्रेरणा थे, वही मेरे गुरु थे, वही मेरे पिता थे। तो उन्हें देखकर ही तय कर लिया था कि आपको भी होम्योपैथिक चिकित्सक ही बनना है? हाँ, मैंने ये तय कर लिया था कि मुझे होम्योपैथिक चिकित्सक बनना है और इन्हीं सिद्धांतों पे चलना है। लेकिन बहुत आसान नहीं होता इन सिद्धांतों पे चलना, बहुत कठिन है, ककड़ीला रास्ता है ये, लेकिन ठीक है, चलता है। फिर आपने कहाँ से अपनी पढ़ाई पूरी की और किस? मैंने पहले 2 इयर्स डिप्लोमा किया। हाँ। इसके बाद मैंने 4 ईयर डिप्लोमा किया। इसके बाद मैंने एक फॉरेन की डिग्री की जो ऑनलाइन होती है। ये लगभग मेरा 40-42 साल का एक्सपीरियंस है और मैंने एलर्जी के बहुत सारे केस किए हैं। अगर आप एवरेज 5-10 पेशेंट पर डे का निकालेंगे तो बहुत केस निकल आएंगे। लेकिन ठीक है, हम होम्योपैथी से खुश हैं और हम जनता की सेवा करने से खुश हैं। लेकिन मेरा ये रिकॉर्ड रहा है कि मैंने आज तक कभी किसी और सिस्टम की मेडिसिन ना लिखी है ना प्रेस्क्राइब की है। डॉक्टर साहब, हम जिस दौर में जी रहे हैं या अब से कुछ 10-20 बरस पहले पूरा समाज जो है वो एलोपैथी की जकड़ में है जी। हर कोई जी तुरंत सेहतमंद होने के लिए जी या अपनी बीमारी से छुटकारा पाने के लिए एलोपैथी को प्रेफर कर रहा है जी। फिर ऐसे में होम्योपैथी के लिए कैसे आपने स्कोप पैदा किया, कैसे बनाया माहौल? देखिए, हमने कई बार आज भी इतने साल की प्रैक्टिस में ऐसा 1-2 दिन जाता नहीं है कि मैं किसी पेशेंट की फीस वापस ना करूं। क्योंकि कोई पेशेंट हमें रेगुलर दिखा रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी दिखा रहा है, उसको ये नहीं पता कि इसमें सर्जरी होनी है कि इसमें मेडिसिन होनी है। ये हमारी आत्मशक्ति है और या मेरी ईमानदारी है प्रोफेशन के साथ कि मैं उसको दिखाने आया, मैं कह दूं भाई आप 2 महीने दवाई खाओ, ठीक हो जाएगा। मैं जानता हूं कि ठीक नहीं हुआ, इसमें सर्जरी होगी, उन 2 महीनों का पैसा हम उससे ले सकते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, हम पूरा सजेशन देते हैं कि आप इसमें पैसे वापस लीजिए और आप इसमें सर्जरी कराइए। सर्जनों की लिस्ट है, आपको जो पसंद आया आप उससे करा लो। लेकिन होगी सर्जरी। लेकिन बहुत से पेशेंट मेरी बात मान लेते हैं, बहुत से पेशेंट मेरी बात नहीं मानते, या यहाँ को हम कन्वे नहीं कर पाते हैं। वही कहते हैं नहीं सर वो तो गॉलब्लैडर का स्टोन है और मैं तो उसको झाड़ फूंक कराऊंगा और वो ठीक हो जाएगा। आपकी खुशी है। मेरे को अपना पर्चा पता है कि मैंने अपनी ईमानदारी से आपको सलाह दे दी है, उसमें हमने आपके साथ कोई बेईमानी नहीं करी है, हम आत्मा से जानते हैं। डिसीजन मानना नहीं मान रहा, आपकी लिबर्टी, आप मान सकते हैं, नहीं भी मान सकते हो। बहुत से पेशेंट मान लेते हैं, बहुत से नहीं भी मानते हैं। आज के इस दौर में अब लोगों का भरोसा होम्योपैथी पर बहुत बढ़ रहा है, इसकी क्या वजह देखते हैं आप? देखिए, एक तो पेशेंट्स को ये पता होता है कि हम लोग लिमिटेड मेडिसिन देते हैं। दूसरी बात, मैं पर्टिकुलरली लोकल के पेशेंट्स को अपने पास से डिस्पेंस करता हूँ, दवाइयाँ देता हूँ। मुझको पता है कि हम किस कंपनी की क्या दवाई दे रहे हैं। लेकिन जो मेरे पेशेंट आउटसाइड हैं,
बेंगलोर में है, पूना में है, बाहर हैं, उनको मैं दवाई प्रिस्क्राइब कर देता हूँ ऑनलाइन। वो मुझसे कभी भी कंसल्ट कर सकते हैं, डे नाइट, जो भी उनकी प्रॉब्लम है। और दूसरे पेशेंट्स को ये पता होता है कि होम्योपैथी में हम ट्रीटमेंट कराने जाएंगे तो हमको एक स्थायी लाभ मिलेगा और साइड इफेक्ट नहीं होगा। ये दो बातें हैं, जो होम्योपैथी को खास बनाती हैं, जो खास बनाती हैं। साइड इफेक्ट्स रहित है ये साइड चिकित्सा पद्धति से, और नंबर ऑफ मेडिसिन कम है, इजी गोइंग है। अगर आपने उसको खाली पेट भी खा लिया है, आपको कोई साइड इफेक्ट होने वाला नहीं है। कभी आप सफर में हैं, आपने खाने के 3 घंटे बाद भी ले लिया, तो ऐसा नहीं कि यार कुछ खाने को ही चाहिए तब दवाई खाएंगे, ऐसा। होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति में डॉक्टर साहब एक सिद्धांत कहा जाता है, लाइक क्योर्स लाइक जी। ये क्या सिद्धांत है और कैसे काम करता है ये बॉडी पर? ये देखिए समा समिति का सिद्धांत है। इसमें हम रोगी को वही मेडिसिन, लक्षण पैदा करने वाली मेडिसिन देते हैं जो उसके शरीर में होती है। अच्छा, हाँ, अगर मुझे जुकाम हो रहा है तो आप दवा वो मेडिसिन देंगे जो पैदा करने वाली होगी। इसमें लेकिन एक महत्वपूर्ण बात ये होती है कि हम हर पेशेंट को एक ही मेडिसिन नहीं देंगे। अच्छा, उसकी इडियोसिंक्रेसी को, उसके मानसिक लक्षणों को और बीमारी के समय को, अच्छा, कैरेक्टर को देखते हुए दवाई देंगे। इससे वो दवाई रिएक्ट नहीं करती है। आप एग्जाम्पल के, मैं एग्जाम्पल दे सकता हूँ आपको जी। देखिए, जैसे किसी पेशेंट को फीवर आया, डिफरेंट पेशेंट है, पेशेंट नंबर ए, पेशेंट नंबर बी। पेशेंट नंबर ए को भी फीवर आ रहा है, बी को भी फीवर आ रहा है, दोनों को सन स्ट्रोक है। दोनों का कॉन्स्टिट्यूशन है कि दोनों 2 हाथ पैर की व्यक्ति हैं। लेकिन आप किसी एक को देखेंगे, वो क्या कहता साहब मुझको प्यास बहुत ज़्यादा लग रही, दूसरा क्या कहता साहब प्यास मुझे भी ज़्यादा लग रही। लेकिन पीने वाले एक व्यक्ति एक बार में 1 गिलास पानी पीता है, दूसरा व्यक्ति 5 ml, 30 ml, 10 ml पानी पीता है। अच्छा, फर्स्ट कहता नहीं यार आज तो मेरे को नमकीन बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, मैं मीठा कुछ नहीं खा पाऊंगा। सेकंड कहता नहीं यार मुझको ग्लूकोज ही चाहिए। कुछ तो डिफरेंस है ना दोनों में। ये उसके एक मेंटल सिम्टम होते हैं। अच्छा, किसी को बहुत से कहते हैं नहीं यार आप अलग हो जाओ, मुझसे बात मत करो। बहुत कहते नहीं यार बैठे रहो तो मुझे अच्छा लगता है। पेशेंट दोनों एक हैं, दोनों का शारीरिक गठन एक सा है, दोनों को सन स्ट्रोक हुआ है, लेकिन मेंटलिटी में तो फर्क है ना। तो उनकी दवा बदल जाएगी? श्योर बदलेगी। यही एक मात्र कारण है कि यहाँ रिएक्शन के चांस 0 रहते हैं। ये होम्योपैथी में सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन का एक डिफरेंट व्यू है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग होती है होम्योपैथी। मैं जब भी होम्योपैथी में दिखाता हूँ तो कुछ चीज़ें मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगती हैं। जैसे होम्योपैथिक चिकित्सक अपने मरीज से ये तक पूछ लेते हैं कि रात को किस तरह के सपने आते हैं, या नींद में क्या कोई चौंकाने वाली बात दिख रही है। ये लक्षणों को इतने डीपली समझने का क्या फॉर्मूला है? देखिए क्या है, ड्रीम्स के लिए होम्योपैथी में जहाँ तक मैं मानता हूँ डिफरेंट मेडिसिन हैं और डिफरेंट टाइप ड्रीम्स के लिए हैं। आपको डेड बॉडी दिखती है, आपको स्नैक्स के ड्रीम्स आते हैं, आपको फियरफुल ड्रीम्स आते हैं, आपको ड्राइंग ड्रीम्स आते हैं, उनके लिए डिफरेंट मेडिसिन है। इनकी भी दवाएं होती हैं? इनकी भी दवाएं होती हैं। और मेरी प्रैक्टिस का एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ये लगभग 12-14 साल पहले की बात रही होगी। नौगांव से एक लेडी मेरे पास अपनी बच्ची को लेके आई, बहुत बीमार थी, रिजेक्ट थी, लेकिन उसका कहना ये था मदर का कि दवाई नहीं खाती। अच्छा, दवाई नहीं खाती। मैंने कहा ठीक है। होम्योपैथी में एक मेडिसिन आती है, उसका स्पेशल कैरेक्टर पेशेंट ऑलवेज रिफ्यूज टू टेक मेडिसिन। यही कैरेक्टर लिखा है जो आपसे बोल रहा हूँ। पेशेंट ऑलवेज रिफ्यूज टू टेक मेडिसिन, मतलब ये लक्षण ही है ये बीमारी का। आप कितने काबिल डॉक्टर बन रहे हैं, उसको दवाई खानी नहीं तो आप कर क्या लोगे? ठीक है ना। मैंने कहा कोई बात नहीं, बिल्कुल दवाई नहीं खानी आपको, ना मुझे देनी है ना आपको खानी है। मैंने कहा आप 2 मिनट का समय दो। हमने उनकी मदर से कहा आप 2 मिनट बाहर जाओ। हमने कहा देखो बेटा, कभी कभी क्या होता है, कुछ काम दूसरों के लिए करने पड़ते हैं, तो हम ये 4 गोली देते हैं, आप दवाई आप खा लो। तो मम्मी को ले गया, यार मैं यहाँ तक आई तो बिटिया ने बात मान ली, और एक ही खुराक देना, दूसरी मुझे देनी नहीं है। इतना तो आप कर दोगे ना हमारे लिए, हमें आपसे पेमेंट भी नहीं चाहिए। मम्मी सेटिस्फाई हो जाएगी, तो मम्मी का बीपी बढ़ जाएगा। वहाँ से यहाँ तक आई और बच्ची ने बात नहीं मानी। उनको रात भर बोले हाँ ये बात तो है सर, हमें खा लो। मैंने उसको 1 डोज दी, सेकेंड वीक वो मेरे से इलाज कराने आई। ये काउंसलिंग की ताकत है, ये उस मेडिसिन की ताकत है। उसकी मेंटेलिटी चेंज कर दी उसने, सिर्फ एक खुराक में। उस मेडिसिन का टिपिकल कैरेक्टर है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये उसका टिपिकल कैरेक्टर है। बहुत ही
कुछ और बातें होती हैं कि जैसे एलोपैथी को लेकर अक्सर ये कहा जाता है कि ट्रीटमेंट तो इसका अच्छा होता है, साइड इफेक्ट्स नहीं होते, लेकिन उपचार की अवधि इतनी लंबी होती है कि पेशेंट बोर हो जाता है उससे। किसमें? होम्योपैथी में जी। उसका रीज़न है, पेशेंट हमेशा होम्योपैथी में 90% 80% पेशेंट लेट आता है। अच्छा, वो पहले चेक कर लेता है, एलोपैथी में वो पैलिएटिव ट्रीटमेंट लेके आता है। तो पैलिएटिव ट्रीटमेंट में क्यूरेटिव ट्रीटमेंट डिफरेंस होता है। आप 3 वर्ड हमेशा देखें, पैलिएशन, सप्रेशन और क्यूर। आपने जब तक दवाई खाई उतने दिन तक आप ठीक हो, जितने दिन आपने दवाई खा ली उसके कुछ दिन तक आप ठीक हैं, और आपने दवाई का एक प्रॉपर तरीके से कोर्स किया, उसके बंद होने के बाद भी आप ठीक हैं। ठीक है। तो मतलब ये डिफरेंस होता है। होम्योपैथी काम करती है क्योर करने पर। क्योर करने पे हमारा फोकस रहता है। उसमें कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं जिनको हम क्योर नहीं कर सकते हैं। जैसे किसी को मान लो गार्बेटर निकल गया, उसको थोड़ा थोड़ा इंडाइजेशन बना रहेगा। वो कितना भी हम कह दें कि नहीं इससे कुछ नहीं होता, लेकिन बात तो होती है। ऑर्गन तो गया है, ऑर्गन तो गया है, तो वो तो कुछ ना कुछ तो साइड मतलब इफेक्ट अपना बॉडी में छोड़ेगा। इस टाइप की कंडीशन जब बनती है, या पेशेंट नॉन कोऑपरेटिंग होता है, मान लीजिए उसको फैटी लीवर है, करने शाम को तो 1 पैक जरूर पीते हैं, हम नहीं कन्वे कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे परिवार कन्वे कर भी देते हैं तो शाम की कंपनी वाले नहीं मानने देते। ले यार ऐसा कैसे, दवाई खा लेना, ठीक है, फिर क्या कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आसान भाषा में अगर दर्शकों को समझाना हो जी कि एलोपैथी में और होम्योपैथी में मेन डिफरेंसेस क्या हैं, जो मुख्य अंतर हैं, और इसके लाभ हानि भी बता दीजिए थोड़ा। देखिए क्या होता है, सबसे बड़ी आजकल प्रॉब्लम क्या आ गई मैं आपको बताऊं, पेशेंट कहीं भी इलाज कराए, बहुत सारे पेशेंट्स की संख्या ऐसी है जो डॉक्टर को फॉलो नहीं करते हैं। वो होम्योपैथिक में इलाज कराने आया, जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने कहा यार मलेरिया है, अब मैंने उसको मलेरिया की दवाई दी, ठीक है, समझा दिया कि आपको 2 दिन 4 दिन लगेंगे, आप वेट करिए, दोबारा अपन रीटेस्ट करा लेंगे, नेगेटिव आ जाएगा। इस बीच जो भी व्यक्ति वहाँ जाते हैं देखने उसकी 2 3 4 5 दिन बाद नेचुरली उनका प्रभाव हमसे ज़्यादा होता है, क्योंकि हम 10 मिनट समझाते हैं। सही बात। यार होम्योपैथिक इलाज कर रहे हो, बोले जी बिना इंजेक्शन के जा ही नहीं सकता। एक समाज में स्थापित हो चुकी है मान्यता। ठीक है, आप उसने किसी एलोपैथी डॉक्टर को दिखाया, उसने कहा भाई साहब ये 2 3 4 जो एक प्रिस्क्राइब कोर्स है आप इसको करिए, करने के बाद आप रीटेस्ट कराइए। अब उसको बहुत से लोग कहते हैं यार ये तो बहुत गर्म होता है, ये तो बहुत साइड इफेक्ट करता है। जिसने 8 साल मेडिकल पढ़ा है, 10 साल, उसको आपने 2 मिनट के अंदर धो के रख दिया। गर्म होता ठंडा होता डजंट मैटर, आपको प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर को कंसल्ट करो ना। सही बात। वो बताएगा कि ठंडा है कि गर्म है कि इफेक्ट है कि साइड इफेक्ट है। ये एक टेक्निकल समस्या है। दूसरे क्या होता है कि पेशेंट प्रॉपर तरीके की डाइट नहीं लेता। अब रहा सवाल साइड इफेक्ट का, दोनों चिकित्सा पद्धतियों में। तो जैसा मैंने बताया आपको, हम लोगों का जो सिलेक्शन ऑफ पेशेंट रहता है, मतलब सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन रहता है, होम्योपैथी का, वो पेशेंट के मेंटल सिम्टम को प्रेफर करके रहता है। जैसे कोई पेशेंट आया, अब मान लीजिए मुझसे मलेरिया का ही टेस्ट कराना है, तो टेस्ट सब कराएंगे, मैं भी कराऊंगा, टेस्ट का प्रोसीजर वही है। जहां बात एक सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन की आती है, तो हमको देखना पड़ता है कि फीवर इसको सुबह 9 बजे से आता है, दोपहर को 12 बजे से आता है, शाम को 4 बजे से आता है, या नाइट आता है। अकॉर्डिंगली हमें दवाई सेट करनी पड़ेगी। और मैं बुक नहीं लाया बाय द वे, उसमें डिफरेंट टाइम की डिफरेंट मेडिसिन रहती हैं। अच्छा। हाँ, आपको 12 बजे से फीवर आ रही है देनी है, उसकी नंबर ऑफ मेडिसिन बहुत रहती हैं। उसमें हमको ये सिलेक्ट करना पड़ता है कि पेशेंट का मेंटल सिम्टम, फिजिकल सिम्टम क्या है, पानी कितना पी रहा है, कंपनी अडॉप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, आइसोलेशन पसंद कर रहा है, कॉन्स्टिपेशन है कि नहीं है, लूज मोशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या वो मलेरिया या फीवर उसको डाइट एरर से आया है। तो एक लंबा प्रोसेस होता है, लंबा प्रोसेस होता है डायग्नोसिस का, और रिपोर्ट के साथ भी हम उस रिपोर्ट के साथ भी अपना आईक्यू भी कोरिलेट करते हैं कि रिपोर्ट से कोरिलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा। ओके। मैं किसी लैब को कमेंट नहीं कर रहा, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि आप गए, आपको 10 बार जब भी गए रात में उन्होंने कहा कर देना जरा, तो उन्होंने कहा ठीक है, ठंड मंड आ रही थी क्या, बोले हाँ आ रही थी, तो उन्होंने मलेरिया का टेस्ट दे दिया। हमें ये पूछना होता है कि पिछले 24 घंटे 2-3 घंटे से क्या क्या खा रहे थे आप, कोई कंटेमिनेटेड फूड तो नहीं खाया। कई बार देखो र्यूमेटिक फीवर आएगा तो ठंड दे के आएगा, वायरल आएगा तो ठंड दे के आएगा,
टाइफाइड फीवर आएगा तो ठंड दे के आएगा, रिमेटिक फीवर हुआ तो भी ठंड दे के आएगा। तो अपन एक नहीं मान सकते कि मलेरिया ही एक ऐसा फीवर है दुनिया में जो ठंड दे के आता है। बॉडी में कहीं इन्फेक्शन है तो ठंड दे के फीवर आता है। जबकि एलोपैथी में ज्यादातर चीजें कॉमन कर दी गई हैं। हाँ, जनरलाइजेशन कई बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूरिन में जब पसल्स बहुत ज्यादा आते हैं, हाँ। उसका फीवर भी सीवियर राइगर के साथ आता है पेशेंट को। कई बार वो सिम्टोमेटिक होता है, एसिम्टोमेटिक होता। कई बार वो पेशेंट जला नहीं बताता पेशाब में, तकलीफ नहीं बताता, लेकिन फिर भी कराना पड़ता है। ठीक है, एक सवाल मेरा इसी से जुड़ा है डॉक्टर साहब कि हम देखते हैं कि जब एलोपैथिक डॉक्टर के पास लोग जाते हैं तो उनके पास एक आला होता है, एक लैब होती है जहां आपका ब्लड लिया जाता है, वो ब्लड फिर लैब में जाता है, टेस्टों के आ जाते हैं, या वो एक्सरे करा लेते हैं, सीटी करा लेते हैं। मतलब डायग्नोसिस के बहुत सारे टेक्निकल टूल्स उनके पास होते हैं, लेकिन होम्योपैथिक चिकित्सक के पास हम ये टेक्निकल टूल्स नहीं देखते हैं। देखिए होता क्या है, आप लोग कैसे डायग्नोस जो डायग्नोसिस का प्रोसेस होता है, किसी को लंग्स में इन्फेक्शन होगा, ऑस्कल्टेशन करना ही पड़ेगा, चेस्ट एक्सरे सीटी करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब रहा सवाल सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन का। हाँ, डायग्नोस आप कैसे करते हैं? मैं आज भी इस बात को चैलेंज करता हूं कि 5-10% एस्थमा के और जॉइंट्स पेन के ऐसे केस आते हैं। कभी टाइम होगा तो बस नाम कोट कर दूंगा, नाम नहीं कोट करूंगा तो आपका एग्जाम्पल दे दूंगा, आप चाहे पर्सनल फोन से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वो ये कहते हैं सर जब भी ठंड आती है मेरी श्वास अपने आप ठीक हो जाती है। अच्छा, जब भी ठंड आती है मेरा जॉइंट पेन बिल्कुल ठीक हो जाता है। ये एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है जो मैन टू मैन डिफर करते हैं। यही डिफरेंशिएट देख के हमको मेडिसिन सेलेक्ट करनी पड़ती है। हम पेशेंट से पूछेंगे आपको अस्थमा है, आपको सांस लेने में दिक्कत है, आपको किस कारण पर दिक्कत है, आप बैठने में कंफर्टेबल हैं या फॉरवर्ड है, मतलब सामने से झुका के बैठने में कंफर्टेबल है, आपको एकदम बंद कमरे में अच्छा लग रहा है या एकदम आप खुली हवा चाहते हो। उस हिसाब से हमको डिफरेंट मेडिसिन सेलेक्ट करनी पड़ती है। मतलब होम्योपैथिक का जो डायग्नोसिस सिस्टम है वो ये कहता है सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन, बिल्कुल लक्षणों मैन टू मैन, हाँ, मेंटेलिटी ऑफ पेशेंट, इंडिविजुअल मेंटेलिटी ऑफ पेशेंट, उससे ही आप सबको एक दवाई से नहीं कर सकते सिलेक्ट। और एलोपैथी में जनरली ये उल्टा हो रहा है। हाँ, जहां तक मेरा आइडिया है। एक सवाल ऐसा कि क्या कोई ऐसा केस आपकी जिंदगी में रहा कि जो आपको लगा हो कि बहुत चुनौतीपूर्ण केस है और फिर बाद में उसको आपने सॉल्व किया हो, तब एक संतुष्टि मिली हो? वो तो एक बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन एक तो मैंने आपको एग्जाम्पल वो दिया रिफ्यूज मेडिसिन वाला। हाँ हाँ हाँ। और एक और दिया, एक बच्चा था उसको डिलीवरी के टाइम एस्फेक्सिया हो गया था, ऑक्सीजन लेवल कम होने से उसको बेहोशी टाइप आ रही थी। अच्छा। मैं कहीं बाहर जा रहा था, मैंने उसको फिर एक बार मेडिसिन दी और वो मेडिसिन लाइफ में मैंने एक ही बार यूज करी आज तक की प्रैक्टिस में। अच्छा। स्टॉक में भी एक ही बार थी, दोबारा नहीं थी। अच्छा। तो वो उससे बेटी बिल्कुल ठीक हुई थी। आज उसकी उम्र शायद मेरे को लग रहा शायद 28 के राउंड रही होगी। ऐसे बहुत से केस हैं मेरे पास। अच्छा डॉक्टर साहब, इतनी खूबियां भरी पड़ी हैं होम्योपैथिक चिकित्सा में, आयुर्वेद में, यूनानी चिकित्सा में भी, लेकिन हम देखते हैं कि भारत में एलोपैथी का बोलबाला दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। कॉरपोरेट अस्पताल आ रहे हैं, बड़े बड़े लैब्स आ रहे हैं, सरकारों का भी फोकस है कि गांव-गांव में अस्पताल खोल दिए जाएं और एलोपैथी चिकित्सा। इसकी क्या वजह मानते, क्यों ये फेलियर रहा बाकी चिकित्सा पद्धतियों का? देखिए क्या है, पहली बात तो अब ये थोड़ा नॉन कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, हम जवाब दे देते हैं फिर। जी जी। देखिए पहली बात तो क्या है कि सरकार का फोकस नहीं रहता ज़्यादा, सपोर्टिंग फोकस जिसको अपन कहते हैं। जैसे अपन एक चर्म रोग का पेशेंट लें, होम्योपैथी का बहुत अच्छा कमांड है चर्म रोगों के ऊपर। अच्छा। गवर्नमेंट चाहे तो एक स्पेसिफिक हॉस्पिटल बना सकती है स्किन डिसीज के लिए। बिल्कुल। अदर सिस्टम में जो स्किन डिसीज के पेशेंट ट्रीटमेंट कराते हैं, वो डॉक्टर भी उसी ट्रीटमेंट को 2-3 महीने के बाद ब्रेक करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो उसके लीवर पे साइड इफेक्ट करने लगते हैं और बार बार उसका टेस्ट कराता है कि कोई गड़बड़ी तो नहीं आ रही बीच में। ओके। अब ये शासन का काम है कि उसको किसको सपोर्ट करना, है ना। तो सरकारों ने भी ध्यान नहीं दिया क्योंकि ये जल्द चुटकी बजाते उपचार वाली जो पद्धति थी। अच्छा होता क्या है, जैसे किसी चीज का, जैसे हमने किसी पेशेंट को दवाई दी और उसको साइड इफेक्ट हुआ, तो वो तो ये सोचता है यार मेरा एक्जिमा ठीक हो गया, बीच में गैस बनने लगी या लीवर में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो वही लग कहानी हो गई, उसको पता ही नहीं लगा। हम कहते हैं नहीं यार देखो तुम्हारा बीमारी तो मैंने ठीक कर दी, इसके लिए आप अलग इलाज ले लो। ऐसा होता है। वो ये समझ जाता है, वो ये नहीं समझ पाता है कि सप्रेशन ऑफ डिजीज क्या है।
सिर्फ दवा जो अगर है, बीमारी कोई सप्रेस हुई है तो उसके बाद ये क्या क्या हो सकता है बॉडी के अंदर, वो कहीं ना कहीं इफेक्ट तो डालेगी, छोड़ने वाली नहीं है, आपको ऑल्टर्ड फॉर्म में आएगी। जैसे आप कहते हो अब इन दोनों ये वायरल इन्फेक्शन फैला, क्या आदिकाल से वायरल इन्फेक्शन नहीं फैलता था क्या? आज ही क्यों इतना सीरियस हो गया? क्योंकि आज हमारा बॉडी का रेस्पिरेटरी सिस्टम एसी की तरीके से चोक है, जैसे साल में एसी चोक होता है, क्योंकि हम फिजिकल कुछ नहीं करते हैं, हर जगह लेवल ऑफ ऑक्सीजन रहता है, वॉक नहीं करते हैं। एक आप ट्रैप बता रहे थे अभी मुझे कि किस तरीके से ट्रैप्ड होते हैं लोग एलोपैथी के उपचार में, जब वो दवा लेने जाते हैं और एक दवा के साथ 4 दवाएं दी जाती हैं, फिर हमारी बॉडी फंक्शनिंग को कैसे डिस्टर्ब करती हैं ऐसी दवाएं। देखिए उसका क्या रीजन है, जैसे किसी को हाइपरटेंशन हुआ, अब डॉक्टर साहब ने उससे ये कहा कि साहब आप ये वाली दवाई स्टार्ट करो, साथ में आप डाइट रेजिमेंट करो अपना, समय पे आप व्यायाम करें, समय पे खाना खाएं, ये खाना खाएं। डॉक्टर की बात पूरी नहीं होती है, तुरंत जवाब देता कि साहब हमारा तो बिजनेस ये, हमारी ड्यूटी है, तो हम ऐसा कैसे करेंगे? तब डॉक्टर साहब तो करेंगे नहीं। फिर डॉक्टर साहब के सामने ऑल्टर क्या है कि अगर आपको दवाई एसिडिटी करती है, आप एसिडिटी की दवाई ले लो, जिसकी जरूरत नहीं थी उन्होंने एक दवा और टिका दी, क्योंकि आप बात नहीं मान रहे हो। फिर कुछ और साइड इफेक्ट हुआ, फिर डॉक्टर ने एक बार समझाया कि देखो भाई आप इस तरीके से डाइट लो, आप फास्ट फूड कम खाओ, ऑयली फूड कम खाओ, फिजिकल करो, नहीं करना है फिर आप कुछ और दवाई ले लो। तो इस तरीके से दवाइयों का कॉम्बिनेशन बनता है, ये अपने आप में बॉडी के लिए हार्मफुल रहता है। कितनी बॉडी दवाई एक्सेप्ट कर रही है, कितनी बॉडी दवाई डाइजेस्ट कर रही है, और फिर वो 4 दवाएं जैसा का एक अपने एक कॉम्बिनेशन रहता है, साइड इफेक्ट होता है। क्योंकि बहुत से पेशेंट हैं जैसे समझाने के बाद मानते नहीं, वो करना नहीं चाहते। कुछ ऐसे हैं जो वास्तविक नहीं कर सकते, जैसे किसी का नाइट ड्यूटी है, ये थोड़ा नाइट ड्यूटी करेगा, मॉर्निंग एसिडिटी रहेगी, तो उसको मॉर्निंग में हल्का खाना खाना है, हल्का व्यायाम करना है, दिन में नींद पूरी करनी है। लेकिन वो कहता मुझे कुछ नहीं करना है, सब कुछ एंटासिड करेगा, तब ठीक है फिर एंटासिड करेगा। फिर जो एक हम लोगों के सामने बहुत प्रैक्टिकल सी समस्या है, इसलिए पेशेंट ट्रैप में फंस जाता है। डॉक्टर साहब अब आपकी चिकित्सा पद्धति से कुछ बीमारियों पर चर्चा कर लेते हैं जी, जो इन दिनों लोग जूझ रहे हैं, और उनका निदान आप कैसे बताते हैं। हम देख रहे हैं कि अब महानगरों में रहने वालों को एक तरह से एक टैक्स चुकाना पड़ रहा है, वो टैक्स उनकी एलर्जी के रूप में होता है। जी, हर कोई एक एलर्जी का शिकार हो बिल्कुल होता है। ये क्यों? स्किन एलर्जी होती है, रेस्पिरेटरी एलर्जी होती है। हाँ, ये एलर्जीज क्यों होती हैं और इसका निदान क्या है? देखिए जहाँ तक स्किन एलर्जी का निदान है, पेशेंट कुछ भी फिजिकल नहीं करता कि पसीना बाहर आए। डेली पेशेंट, बहुत से लोग मैंने देखे जनरल पब्लिक में, कहते साहब हम तो वो सोप होता ना, क्या बोलते हैं उसको, साबुन से नहाते हैं, हाँ, या लिक्विड सोप मान लो, हाँ, वो लिक्विड सोप बॉडी में डेली एक 2% रह जाता है। अच्छा, वो स्किन में एलर्जी करता है। ठीक है, एलर्जिक फूड प्रेफर करते हैं खाना, वो डाइजेस्ट हो रहा है नहीं हो रहा है डजंट मैटर, खाना आपको है, इसलिए स्किन एलर्जी बहुत होती है। रेस्पिरेटरी एलर्जी का सवाल रहा, उसके ज्यादा मामले बढ़ रहे हैं। खूब आते हैं। अब स्किन एलर्जी के लिए आप एलर्जी टेस्ट करा लें, डॉक्टर को फॉलो करें, प्रॉपर मेडिसिन करें, नहीं, उसको एक एंटी एलर्जी खाना 5 साल तक खाता रहता है। मेरे पास 2 ऐसे पेशेंट हैं जिनकी एलर्जी स्किन की बिल्कुल ठीक हो गई, लेकिन वो आज भी ये बात कहते हैं कि सर हम 8 दिन में एक बार क्वार्टर टैबलेट एंटी एलर्जिक खाते हैं तब ठीक होते हैं। अब बताइए, अब 8 दिन में आप क्वार्टर टैबलेट खा रहे हो, ये डोज में तो समझ नहीं पाए कौन सा डोज हुआ, 40-42 साल की उम्र में, लेकिन वो खाता है। बोले हम नहीं खाते, हमें एलर्जी हो जाती है। यही हाल रेस्पिरेटरी एलर्जी का है। मोस्ट पेशेंट बोलता था साइनस ब्लॉक है, रात को 12 बजे सांस बंद हो जाती है, घुटन लगती है, अस्थमा लगता। कभी आप एसी क्लीन नहीं कर रहे हो, कभी आप मॉर्निंग वॉक नहीं कर रहे हो, कभी आप ऑक्सीजन नहीं ले रहे हो। एक तरह से ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, लाइफस्टाइल सीवियर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। एक बहुत सी प्रैक्टिकल बात बताऊं आपको मैं, मोस्टली क्या होता है, ये जो बेडरूम्स लोग बनाते हैं, बेड एक साइड में डालते हैं, फिर उसको पूरी तरीके से कवर करते हैं। कभी भी आप उनको वहां से हटवा के देखो कितना सीवियर फंगस इन्फेक्शन मिलता है वहां पे। अब इसमें डॉक्टर क्या करेगा? ये तो आपकी ड्यूटी है ना कि यार आप उसको प्रॉपर क्लीन कराओ, वहां पे प्रॉपर आपका वेंटिलेटर रूम होना चाहिए,
है ना? बिल्कुल। अगर रूम वेंटिलेटेड नहीं होगा तो फिर कैसे होगा बताओ? फिर आप एलर्जी तो होगी ना फिर। ये इसको हम लोग क्या कहते हैं? इरिटेटिंग कॉज। पेशेंट को रेगुलर कॉज में इनकाउंटर हो रहा है पेशेंट। जैसे कोई हम तो सब रेगुलर नमक ज़्यादा खाएंगे, ठीक है, खाते रहो, बीपी बढ़ेगा। आप एलर्जी के रेगुलर कांटेक्ट में हैं, एलर्जी तो बढ़ेगी। एक डॉक्टर साहब, हम देख रहे हैं कि अब युवा पीढ़ी भी जी स्ट्रेस और एंजाइटी से जूझ रही है, तनाव और चिंता। क्या ये भी मतलब हमारे बीमार होने की वजह से है, या फिर भीतर शरीर में कुछ गड़बड़ चल रही है जिसके कारण ये होता है? बीमारी पैदा करने के लिए एक फ्री का कारण है, जिसमें आपको कोई पैसा नहीं देना है बीमार होने के लिए। आप सोचिए ना, लाइफ स्टाइल। हर व्यक्ति खाना खाते समय मोबाइल चलाता है। ब्रेन का कंसंट्रेशन डबल ट्रैक पे चला जाता है। आप ड्राइव करिए, मोबाइल चलाइए, हम देखें कितने अच्छे ड्राइवर हो आप। आपको एक प्रॉपर पोजीशन पे बैठ के थोड़ा सा पानी पीने के बाद आपको हेल्दी फूड खाना है। उस समय आपका कंसंट्रेशन ब्रेन का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ है। ये छोटी छोटी चीजें भी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कुछ भी खा रहे हो, कभी भी खा रहे हो, आप देख नहीं रहे हो कि मेरे, देखिए खाने का जहाँ तक सवाल है, इसमें एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है। अगर हम कहते हैं कि हर व्यक्ति को ऑयली फूड नहीं खाना, मलाई नहीं खानी, घी नहीं खाना, दूध नहीं पीना, ये बात डिपेंड करेगी मैन टू मैन के ऊपर। इसके लिए कोई कॉमन सिद्धांत नहीं। जैसे हम अपने पे बताते हैं ना, जैसे हमारा सेटिंग वर्क है तो हम लगातार मलाई खाएंगे, फूड खाएंगे, नहीं चलो मेरे को हार्ट पेशेंट होना है। अब यही आप दूसरी बात लो, जो व्यक्ति हार्ड लेबर करता है मार्केट में 24 घंटे, जो यहाँ से सामान लाते गल्ला बाजार तक ले जाता है, उससे हम कहेंगे भाई साहब फ्रूट्स खाना, स्वाभाविक है टीबी में मरेगा। आप एक बैलेंस डाइट हर एक को नहीं बता सकती, वो डिपेंड करेगा कि उसका नेचर ऑफ वर्क क्या है। ये मैन टू मैन डिपेंड करता है, मैन टू मैन डिफर करेगा। आप बैलेंस डाइट कैसे बताओगे? बताओ, बता ही नहीं सकती आप। यही शुगर लेवल का हाल है। हमने शुगर खाई, हमको 4-5 घंटे में डाइजेस्ट होने वाली है, जो लेबर कर रहा है उसको आधे घंटे में डाइजेस्ट होने वाली है। अच्छा डॉक्टर साहब, शुगर का आपने नाम लिया, ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल भी है और हर कोई जी आजकल हर परिवार में कोई ना कोई डायबिटीज़ से जूझ रहा है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार डायबिटीज़ हो जाए तो एलोपैथी में शुरू होने वाली दवा जीवन भर चलती है। जी, क्या होम्योपैथी में भी यही हाल है, या फिर आप डायबिटीज़ को क्योर कर सकते हैं? देखिए मैं बहुत ज़्यादा भविष्यवक्ता नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरा अपना जानना है या अनुभव समझ लो आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि 15-20 साल डायबिटीज पैदाइशी होने लगे लोगों को। जो एक लाइफ स्टाइल है। आज जब किसी को डायबिटीज होती है तो हम पहले ये वॉच करते हैं कि पिछले 8 दिन से उसकी डाइट क्या रही, जो एक तरीका है। फिर हम उसका टेस्ट कराएंगे, वो मेरे पास डायबिटिक होके आया, शुगर लेवल बढ़ा के आया, फिर हम उसको 8 दिन के लिए एक प्रॉपर डाइट बताएंगे कि आपको दिन में खाने के बाद इतना ही मीठा खाना है, ये डाइट लेनी है, ये लाइफ स्टाइल रहेगी, ये आपकी एक्सरसाइज रहेगी, कि आपका नेचर ऑफ वर्क क्या है कि उस हिसाब से आप एक्सरसाइज करें। आप करते हैं तो रेगुलर करें, बढ़ा देंगे, नहीं करते तो ग्रेजुअली स्टार्ट करेंगे ताकि बीपी ना बढ़े और फिर आपकी नींद भी पूरी हो। उसके बाद फिर हम 8 दिन बाद पेशेंट को वॉच करेंगे। अब इसका प्रॉपर डाइट के बाद शुगर लेवल क्या है, हो सकता है पहले 8 दिन से बैलेंस में चला आ रहा हो। उसके बाद जो शुगर लेवल आएगा फिर हम डिसाइड करेंगे अब इसको मेडिसिन स्टार्ट करनी है कि मेडिसिन स्टार्ट नहीं करनी है। लेकिन ये सब काम करने की पेशेंट के पास धैर्य नहीं है, फुर्सत नहीं है। उसको सीधा लगता है प्रिवेंट एक गोली खा लो, क्यों इतना झंझट करो, डॉक्टर साहब फालतू की बात कर रहे हैं। फिर डॉक्टर भी जैसा ठीक है गोली खा लो, मुझे क्या दिक्कत है। इसके बाद जब वो 1-2 महीने मेडिसिन खा लेता है प्रॉपर गोली, उसकी शुगर नॉर्मल आने लगती, फिर वो मीठा चालू कर लेता है, मेरी तो नॉर्मल है। 5-6 महीने बाद जब बढ़ती है फिर डॉक्टर साहब के पास, डॉक्टर साहब कहते हैं यार तुम्हारी शुगर तो बढ़ गई, एक गोली सब दूसरी चालू करो साथ में, या उसका डोज बढ़ाओ, क्योंकि आप तो कुछ कर नहीं रहे हो, सब कुछ दवाई को करना है। तो आप उस जाल में फिर फंसते चले जाते हो। बात नहीं मानोगे तो क्या होगा बताओ, फिर डॉक्टर के सामने भी कोई ऑप्शन नहीं है। तो आपका जवाब ये है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि एलोपैथी थोड़ा आसान लगती है, लोग इसलिए वहां ट्रैप में फंस जाते हैं, करना नहीं चाहते। होम्योपैथी में क्योर हो सकती है डायबिटीज, लेकिन लोग अनुशासन नहीं दिखाते। अनुशासन नहीं दिखाते बिल्कुल। या ये कह देखो वो
डायबिटिक पेशेंट वही ज़्यादा होते हैं जो बहुत ज़्यादा लेजी होते हैं या मेंटल स्ट्रेस में रहते हैं। तो मेंटल स्ट्रेस के लिए तरीका है, आप स्ट्रेस को कम करें, प्राणायाम करें, कोई बीच का रास्ता निकालें। ब्लड प्रेशर के शिकार लोगों के लिए भी क्या यही फॉर्मूला है? बिल्कुल फॉर्मूला है, क्योर कर सकते हैं? बिल्कुल क्योर कर सकते हैं, बशर्ते 10-20 साल करने की बात ना आए। हाँ, इनिशियल स्टेज में आएंगे और बात को फॉलो करेंगे, दवाई भी छूट जाएगी, नॉर्मल भी हो जाएंगी। देखिए, हमारा व्यक्तिगत मानना है कि आप सब चीज खाएं, लेकिन इतनी खाएं कि आप लॉन्ग लाइफ खाते रहें। उसका कोटा पहले ना पूरा कर ले कि फिर आपको छोड़नी पड़े बीच में। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आयुर्वेद की बात करें, आयुर्वेद के पास एक सुपर फूड है च्यवनप्राश जी। वो कहते हैं कि आप इसको खाइए, आपका इम्यूनिटी बहुत बूस्ट करती है और बहुत सारी रोग बीमारियों से आपको बचाता है च्यवनप्राश। क्या होम्योपैथी के पास भी कोई अपना इस तरह का सुपर फूड होता है? देखिए, इसमें एक अल्फा टॉनिक होता है, इसका एक टैबलेट भी आता है। अच्छा, वो आप ले सकते हैं, कोई भी व्यक्ति ले सकता है, छोटे से बड़े तक, किसी भी एज ग्रुप का। अल्फा इसका एक टैबलेट भी आता है, इसका एक सिरप भी आता है। लेकिन जहां तक सवाल है कि इम्यूनिटी बढ़ाने का है, तो हमारा मानना ये है कि हमें पहले प्रिवेंशन पे रहना चाहिए, मतलब बीमारियों की रोकथाम पे। फिर सेकंड स्टेप आता है ट्रीटमेंट। अगर हमारी इम्यूनिटी नहीं बढ़ रही है या हमको इम्यूनिटी जल्दी बढ़ाना है किसी बीमारी के बाद, तब हम ये सब चीजें लें, बिल्कुल किसी भी सिस्टम की हो, आयुर्वेद होम्योपैथिक कुछ भी हो। अगर हमको नेचुरल इम्यूनिटी बढ़ाना है तो फिर हम अपना लाइफ स्टाइल अच्छा फूड ले, एक्सरसाइज करें, बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगी इम्यूनिटी? बिल्कुल। अगर हम लंबी समय बीमारी के बाद इम्यूनिटी बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, मेडिसिन का सहारा लें। अल्फा एक अच्छी मेडिसिन है, टैबलेट भी आती है, सिरप भी आता है। अब आपने लाइफस्टाइल की बात की, मैं आपसे ही जानना चाहूंगा कि एक बेहतर लाइफस्टाइल आपके अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए एक व्यक्ति की? वो डिपेंड कर रहा है नेचर ऑफ वर्क पे। फिर मैंने किया ये बात, जैसे किसी बंदे का सुबह से शाम तक, देखिए, अगर उसका मेंटल वर्क ज्यादा है, सिटिंग जॉब है और मेंटल वर्क है, जैसा आज का सिनेरियो चल रहा है, तो फिर उसको सुबह लाइफ स्टाइल में वर्क करनी है, वर्कआउट करना है, प्लस मेडिटेशन करना है, लिक्विड डाइट लेनी है, फ्रीक्वेंट डाइट लेनी है, एकदम से फुल डाइट नहीं लेनी है। अच्छा, कम कम खाना है और बार बार खाना, थोड़ा थोड़ा खाना है, और एक्सरसाइज जरूर करनी है, प्लेंटी ऑफ वाटर, ऐसा नहीं कि बिजी रहे, पानी खूब पिए, सुबह जल्दी जागें, एक्सरसाइज करें, और लिक्विड डाइट लें। हेल्दी डाइट, लिक्विड डाइट से ये मतलब नहीं कि आप ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पिए, वो नहीं, नारियल पानी पिए, छाछ पिए, मठा पिए, नॉर्मल वाटर लें। कभी ऐसा थकान लग रही तो ग्लूकोज वाटर ले सकते हैं, अनटिल का आपको शुगर नहीं है तो, है ना। शुगर है तो लेवल चेक कर ले, अगर लेवल चेक में शुगर आपकी डाउनफॉल आ रही है, जैसे मेंटल काम करने के बाद अक्सर हो जाता है, तो थोड़ा सा ग्लूकोज ले सकते हैं। आजकल डॉक्टर साहब दुनिया भर में बड़ी चर्चा हो रही है प्रिवेंटिव केयर सिस्टम की, कि हम बीमार होने के पहले ही ऐसा क्या करें, ऐसी कौन सी व्यवस्था बनाएं कि हम बीमार ही ना पड़े। होम्योपैथी के पास भी क्या कोई ऐसा प्रिवेंटिव केयर सिस्टम है? देखिए, प्रिवेंटिव केयर सिस्टम सारी पैथी में एक सा रहता है। आपको अपने वर्क के हिसाब से डाइट लेनी है, वर्क के हिसाब से वर्कआउट करना है। हाँ, उसके लिए कोई दवा नहीं लेनी है, कुछ नहीं लेना, आपको सेहतमंद रहने के लिए। सारे विदेशों में प्रिवेंशन पे ही सबसे ज्यादा जोर है। यही एक ऐसा देश है सबसे ज्यादा क्योर पे जोर है कि हम ठीक हो जाएं, कि एक बीमार होने के बाद हम शुरू करते हैं। आप एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं मैं आपको पता होगा पहले 1-2 वैक्सीन आती थी, कभी कभार टाइफाइड का लगा लिया है, कोरोना वल्ला होता था उसका लगा लिया है, पोलियो का लगा लिया। आज वैक्सीनेशन की लिस्ट है ना, कितना वैक्सीनेशन हो रहा है। आप बता दो, पहले कभी कभार मौसम बदलने में बच्चे को जुकाम बुखार होता था, आज कितनों की हालत खराब है। वजह तो आप जानते हैं, लो इम्यूनिटी और ओवर मेडिकेशन। हर बच्चे को आप देखेंगे सर्वाइकल एडेनाइटिस मिलेगा। हर पेरेंट्स एक ही कंप्लेंट करता आके, बच्चे को साहब भूख नहीं लगती, सुबह उठ तो टॉयलेट नहीं जाता है, और कमजोरी रहती है, बार बार जुकाम खांसी होता है, क्योंकि किसी को फिजिकल नहीं करना। बच्चा अगर रोता है तो कहते ठीक है, हमारा भी सिर दर्द है, मोबाइल पकड़ा दो। ऑलमोस्ट हर पेरेंट्स कहता था बिना मोबाइल के खाना नहीं खाता। कहां तक समझाएं हम लोग। एक बड़ा कॉमन सिम्टम और डॉक्टर साहब हम देख रहे हैं लोगों में कि वो काम ज़्यादा नहीं करते, पर एक शिकायत करते हैं कि दिन भर उन्हें थकान रहती है।
उसका कारण है बॉडी में ऑक्सीजन की कमी अच्छा। और एक्सेस फूड आप खा ज़्यादा रहे हैं, डाइजेस्ट कम हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट लेवल बिगड़ रहा है, लेथार्जी तो लगेगी। आप 24 घंटे मोबाइल में हैं, 24 घंटे एसी रूम में हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, कैसे होगा फिर तो लेथार्जी लगेगी। इसके लिए आप अपना खाने का स्टाइल बदलें, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस चेक कराएं, सोडियम, पोटेशियम, शुगर लेवल। कभी कभी ऐसे में पेशेंट्स को याददाश्त की कमी भी होने लगती है, अक्सर भूलने लगता है। जैसे आप देखो बच्चे अगर कॉन्स्टेंटली मोबाइल चला रहे हैं, आप उनसे कोई बात कहोगे तो वो या तो सुनेंगे नहीं या थोड़ी देर बाद आपसे रिकॉल करेंगे आपने क्या कहा था। हाँ। उनका फोकस ही नहीं है आप पर, बिल्कुल नहीं है। उनका फोकस मोबाइल की गेम पे है। और ये एक बहुत बर्निंग प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी समस्या है। एक और बड़ी समस्या ये है डॉक्टर साहब कि बहुत सारे लोग जब भी टेस्ट करा रहे हैं, ये कॉमन रिजल्ट है कि हर किसी का विटामिन डी डेफिशिएंसी है, विटामिन डी उनके शरीर में कम निकल रहा है, उनके अंदर विटामिन बी कम निकल रहा है, या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इन विटामिन के कम निकलने के अलावा फैटी लीवर एक बड़ी समस्या है। इसको थोड़ा कॉमन करके समझा दीजिए कि ये तीनों चीज़ें क्यों समस्या आ रही है। विटामिन, किसी भी चीज़ की कमी जब होती है शरीर में, जब वो शरीर में चीज़ पहुंचती नहीं है। हाँ, आप खुद देखिए कितने लोग सुबह उठकर विटामिन डी लेते हैं। सबको 9 बजे के बाद उठना है और जो मेन सोर्स है उससे लेते नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं ना कि पैसा पर्याप्त है एक विटामिन डी की गोली खाने के लिए, ना क्यों है, सुबह उठना क्यों है। एक मेन रीज़न है। दूसरा प्रश्न कि आपने विटामिन B12 का, हाँ, खाना खाने के बाद उनको शाम को फास्ट फूड चाहिए चाय के साथ, फ्रूट्स नहीं चाहिए। ना मॉर्निंग फ्रूट चाहिए ब्रेकफास्ट में, ना लंच के 2.5 घंटे बाद फ्रूट चाहिए। अब B12 कहाँ से आए। आप किसी को बोलो कि आप ड्राई फ्रूट भिगो के सुबह खाओ, जैसे बहुत सारे सीनियर डॉक्टर बताते हैं, नहीं खाते। उनको सुबह पोहा चाहिए, जलेबी चाहिए, कचौड़ी चाहिए, पूजा चाहिए, कैसे होगा फिर बताओ आप जो विटामिन के मेन सोर्सेस हैं वहां से ले नहीं रहे हो। जो चीज़ सोर्स से नहीं जाएगी वो तो डेफिशिएंट रहेगी, स्वाभाविक बात है। और ये फैटी लीवर का बड़ा चलन है अभी। आप देख रहे हो कितना ज़्यादा फास्ट फूड खाता है। आपको किसी होटल में जगह मिल जाएगी, किसी जगह ऐसी जगह जाओगे, पर्टिकुलर नाम नहीं रहा, आपको जगह नहीं मिलेगी, वेटिंग में रहोगे आप। वो कितना खा रहा है, किस क्वांटिटी में बच्चा, कोई समझाने वाला नहीं है, समझा तो मानने वाले नहीं है। तो इसी से फैटी लीवर हो रहा है, नेचुरल हो रहा है। और कुछ ऐसा एज ग्रुप है फैटी लीवर के लिए जो ड्रिंक करता है, ओवर ड्रिंक करता है। अल्कोहल भी एक बड़ी वजह है। बड़ी वजह है। जैसे यहाँ हम लोग कहते हैं फैटी लीवर के लिए, आप जैसे नॉनवेज बहुत खा रहे हैं, आप बताइए यूरोपियन कंट्रीज में का कोई मेथी की भाजी खाता है। वहाँ तो रोज ही नॉनवेज खाते हैं। उनका खाने का स्टाइल है ना कि हमने इतना वर्क किया तो हमको इतनी कैलोरी खानी है, उसमें कोई ऑयल नहीं करना, फ्राइड नहीं करना, मसाले नहीं डालना। तो खाना बनाने का एक अपना स्टाइल है। जैसे ब्रेड है, आप उसको तल के खाइए, बहुत ज़्यादा नुकसान करेगी इन कंपेरिजन, नुकसान तो वैसे भी करती है। ऐसी नॉनवेज का है, बहुत ज़्यादा ऑयली स्पाइसी करते हो, आप फ्राइड करते हो। वहाँ कोई ऐसे खाता है क्या। वहाँ कौन सी सब्जियाँ मिलती हैं ज़्यादातर खाने के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक आपने खान पान की बात की, इसलिए एक सवाल मेरे दिमाग में ये आया कि हम थोड़ी देर के लिए रिलीजन और रीज़न दोनों ही परिस्थितियों को अलग करके अगर खाने में वेज और नॉनवेज की बात करें तो साइंस क्या कहती है। नॉनवेज खाने को बहुत सारे लोग उसका सकारात्मक पहलू बताते हैं, कहते हैं, डॉक्टर से बताते हैं कि ये प्रोटीन का बहुत ही खास बिल्कुल बताते हैं, लेकिन ये नहीं कहते कि आपको उसी का प्रोटीन खाना है। हर चीज़ एक लिमिट में बैलेंस खानी, ताकि आप जिंदगी भर खाते रहें। और खाने का तरीका, जैसे आलू है, जैसे कोई डायबिटिक पेशेंट है तो मैं उसको पर्टिकुलर साहब आलू खाने का मन करता है, हम कहते हैं आप खा लो, लेकिन आप उसको पीस में खाओ, काट के, अच्छा, सब्जी के साथ और मेथी के साथ खाओ, तब खा सकते हैं। तो वो 3-4 घंटे बाद से उड़ाता है। इसी आलू को, पोटैटो को अगर आप मैश करके आलू टिकिया के साथ खा लोगे, मैश करके खा लोगे, तो मैश करने को तो कराया चला गया ना अंदर, वो तो तुरंत शुगर लेवल बढ़नी है। इसीलिए आप हमेशा देखो लिक्विड डाइट लेने से ज़्यादा शुगर लेवल बढ़ता है। जैसे आप कोल्ड ड्रिंक ले लें। तो कुल मिलाकर खाने पीने की चीज़ें हैं, अपने हिसाब से चुन सकते हैं, अपनी स्टाइल से खाएं,
हाँ अपने नेचर ऑफ वर्क के हिसाब से खाएं और उसमें बहुत ज़्यादा ऑल्ट्रेशन एडिशन ना करें। हाँ, अतिरेक नहीं करना है। बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ऊपर नेचर ने करा के भेजा है। जैसे आप मैंगो लेते हो तो मैंगो आपको अच्छा लगता है खाने में, टेस्टी लगता है। आप एवोकाडो खाओगे आपको बिल्कुल फीका लगेगा, जैसे आप मक्खन खा रहे हो। उसमें किसी चीज़ की आवश्यकता होती तो वो नेचर अपने आप करके भेजता। एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम डॉक्टर साहब आज हम देखने को मिल रही है जी कि नींद की एक बड़ी समस्या बहुत सारे लोगों के साथ हो रही है। बॉडी में ऐसा क्या सिस्टम बिगड़ता है कि जब नींद की समस्या होने लगती है, और इसका निदान क्या है? देखिए, नींद नेचुरली जब पेशेंट्स किसी भी व्यक्ति को आती है तो या तो 9-10 के बीच में आती है फर्स्ट राउंड, सेकंड 12-1 के बीच में आती है, मॉर्निंग सुबह 3-5 के बीच में आती है। 3 स्टेप्स में नींद आती है। अच्छा। अब आपको नेचर के हिसाब से 8-9 बजे अपना रात्रि का भोजन लेना है। उसके बाद आपको लेट जाना है। आप अपना आराम से लेट जाएं, 2-4-10 मिनट 15 मिनट वॉक करने के बाद आपको नेचुरल नींद आना शुरू हो जाएगी। फिर आप मोबाइल चलाते हैं और फिर आप सीरियल देखते हैं, आपका एक स्टेप गया, फिर आपको 12 के बाद नींद आएगी। अगर आप 12 बजे तक भी एंगेज हैं कहीं तो फिर आपको मॉर्निंग नींद आएगी। आप दिन में ना सोएं, खाना का वॉक करें, नींद आ जाएगी। तो आपका कहने का मतलब ये है कि ये कोई हार्मोनल डिसबैलेंस नहीं बल्कि आपकी हाइपर एक्टिविटी ऑफ ब्रेन है, चल ही रहा है ब्रेन। ओके। आप मोबाइल में ऐसी चीज देख रहे हो, चल ही रही है रात को। उसका एक बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ी समस्या है बच्चों में। बहुत से बच्चे एन्यूरेसिस के लिए मेरे पास आते हैं। एन्यूरेसिस मतलब बेड बेटिंग, रात्रि में बिस्तर में पेशाब करना। उनसे पूछते कोई बोलता है क्या? बोले हाँ बोलता है। जब हम बच्चे से बोलते क्या दिखता है तो बोला वही दिखता है जो मोबाइल में देखते हैं। आप जानते बच्चे किस टाइप का गेम देखते हैं आजकल? मार धाड़। अभी पिछले हफ्ते एक बच्चा बेहोश हो गया था, 3 दिन बेहोश रहा। रात्रि में मोबाइल देखते देखते सोता था, उसको कोई डरावना सपना आया, बेहोश हो गया। 2-3 दिन बाद होश आया। तो एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के कारण बहुत सारी समस्या हो रही है। बहुत सारी समस्या, नींद की समस्या, उससे डाइजेशन रिलेटेड रहता है। आप रात को प्रॉपर नहीं सोएंगे, डाइजेशन कैसे प्रॉपर रहेगा? हाँ, मैं उस पर भी सवाल पूछना चाह रहा था आपसे कि हाइपर एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन के बहुत सारे पेशेंट्स बढ़ रहे हैं। अब कोई टॉयलेट दिन में एक बार नहीं जा रहा, उसे कई बार जाना होता है, तब उसका पेट क्लीन होता है। क्या वजह है इसकी? देखिए, इसमें जो है इंटेस्टाइन की एक्टिविटी पुअर हो जाती है, क्योंकि हम फिजिकल लेबर नहीं करते। लैक ऑफ वाटर रहता है, हम प्रॉपर पानी नहीं पीते हैं, प्रॉपर समय पे हम खाना नहीं खाते हैं। हम घड़ी देख के खाना खा लेते, ये नहीं सोचते कि बॉडी रिक्वायरमेंट है कि बॉडी रिक्वायरमेंट नहीं है। हम कुछ भी कहाँ भी खाना खा के जाते, फिर कुछ भी खा लेते फास्ट फूड। B12 की रेगुलर कमी है बॉडी के अंदर, इसलिए कॉन्स्टिपेशन रहता है। नियमित नहीं सोते हैं रात को, और फिर तीनों चीजें आपस में जुड़ी हैं, कॉन्स्टिपेशन, हाइपर एसिडिटी, ये सब सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर साहब, इसी से जुड़ी एक और समस्या बड़ी कॉमन हो रही है कि लोग इन दिनों नपुंसकता से, इम्पोर्टेंसी से जूझ रहे हैं। बिल्कुल जूझ रहे हैं, और फिर ये निसंतानता में तब्दील हो जाती है। बिल्कुल होती है। परिवार बड़े दुखी हो जाते हैं। इसका क्या नुकसान शरीर झेलता है और ये कैसे शुरू होती है और इसका निदान क्या देखते हैं आप? देखिए, क्या होता है, जब हमारा पेट खाली होता है, हाँ, तो हमें पेट को भरना होता है। जब हमारा पेट भर जाता है तो हमारे ब्रेन को सिग्नल पहुंच जाता है खाना खा लिया। आपने उसमें क्या भरा है ये मैटर नहीं कर रहा ब्रेन। उसको पता है वेट आ गया, पेट भर गया। उसको चाहे फास्ट फूड से भर लो, चाहे न्यूट्रिशनल डाइट से भर लो। आज आदमी न्यूट्रिशनल डाइट नहीं लेता है। अच्छा। हाँ, जिस सीजन में जो फल खाना चाहिए, सीजनल फ्रूट्स खाने हैं, ड्राई फ्रूट्स खाने हैं, क्या खाना है कुछ नहीं पता है। और इसका लिंक फिर नपुंसकता से है। नेचुरल बात है, न्यूट्रिशन नहीं जाएगा तो कैसे होगा? फिर आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम रहता है, क्योंकि आप फिजिकल नहीं करते हो। ठीक है, अब आपको बार बार भूख लग रहा है, सुस्तीना है, फिर आदमी गुटखा खाने लगता है या अल्कोहल ले रहा है। वो भी एक इम्पोर्टेंट कॉज है स्पर्म काउंट कम होने में। शराब और गुटखा स्पर्म काउंट कम होने में इम्पोर्टेंट कॉज है। फिर ये क्या करते हैं, इंजॉयमेंट के लिए सेक्स बढ़ाने की दवाइयाँ खाते हैं, जिनका सीधा इफेक्ट बिना डॉक्टर के प्रिस्क्राइब के अगर आप ले रहे हैं तो फिर वो किडनी हार्ट पे इफेक्ट डालती है। मतलब ये जो लोग मेडिकल स्टोर से सीधे सेक्सुअली प्लेजर को बढ़ाने के लिए खरीद रहे हैं, बिल्कुल ये खतरनाक चीज है। बिल्कुल खतरनाक है।
ये किसी बीमारी से आपको हुआ है, किसी दवाई के साइड इफेक्ट से हुआ है, तब इनका डोज लेना है, लेकिन डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बाद। और जितना डॉक्टर बोल रहा है उतना ही लेना है, एक्सेस नहीं लेना है। क्योंकि कुछ ऐसी दवाइयाँ आती हैं आजकल प्रोस्टेट में जो इस तरीके के सिम्टम पैदा करती हैं। ठीक है, आप प्रोस्टेट की दवाई लेना भी जरूरी है। अगर ऐसा छोटा मोटा साइड इफेक्ट आ रहा है, आप डॉक्टर को बताएं, डॉक्टर को आप कंसल्ट करें, वो आपको एक प्रॉपर एडवाइस दे देगा कि आपको वीक में गोली खानी की, गोली डेली खानी कि नहीं खानी, क्या करना। अपने से आप मत करो कुछ भी, उसके बहुत साइड इफेक्ट है। क्योंकि डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब डोज दे रहा है उसको पता है कि हमें इसको कब स्टार्ट करनी, कब बंद करनी, कहाँ ब्रेक डाउन करना है। तो अकॉर्डिंगली आप उसको कंसल्ट करो, बता देगा ये वाली गोली बंद करनी है, 1 महीने नहीं लेने का है या वीक में लेने का है। ऐसा इंटरनेट आ जाने के कारण बहुत सारे लोग खुद ही डॉक्टर बन गए हैं। अभी बहुत सारी दवाइयाँ बहुत सारी दवाइयाँ खरीद रहे हैं और ये यूट्यूब पे पढ़ के खरीद रहे हैं। इसके क्या खतरे देखते हैं आप? इसके सबसे बड़ा खतरा तो ये कि जिस सिस्टम के यूट्यूब आता है, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, चाहे होम्योपैथिक हो, चाहे वो एलोपैथिक हो, पेशेंट एकदम कंफ्यूज हो जाता है और उस पैथी की विश्वसनीयता खत्म हो जाती है। हम आपको बताएं, मैं किसी सिस्टम में नहीं पढ़ा, मैं सिर्फ होम्योपैथी जानता हूँ और उसी का मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा। हम नेट पे अक्सर देखते हैं गाल ब्लैडर का गारंटेड इलाज, गाल ब्लैडर के स्टोन का गारंटेड इलाज होम्योपैथी से। अब आप बताइए, 22-25 mm का स्टोन तो मैं गाल ब्लैडर में पड़ा हुआ है, इतनी आपकी एज हो गई है, एल्कोहलिक आप ऊपर से हो, तुरंत निकलवाना चाहिए। आपको सर्जरी पे जाना चाहिए और तुरंत रिक्वायर्ड है, अर्जेंट रिक्वायर्ड है। फिर आप क्या, अच्छा नहीं भी आपको कोई बीमारी है, आप कैसे गारंटी लोगे यार? गाल ब्लैडर स्टोन निकलने का कहीं कोई जरिया नहीं। अब वो स्टोन हार्ड हो गया है बिल्कुल, कैसे कर दोगे आप? कर ही नहीं सकते हो। लेकिन पेशेंट क्या है, उतने दिन दवाई होम्योपैथिक खाता है या आयुर्वेदिक खाता है या वो झाड़ फूंक कराता है कि साहब निकलने वाली है, वो निकलने वाली है नहीं। तो मतलब ये यूट्यूब पर जो डॉक्टर्स बन गए, फिर यही पेशेंट जब सर्जरी में लेट जाता है और कॉम्प्लिकेशन होता है तो कहते हैं डॉक्टर साहब ने करी थी सर्जरी में कॉम्प्लिकेशन हो गया। अपनी पूरी कहानी नहीं बताता है। यूट्यूब का यही हाल है, हम खूब देखते हैं होम्योपैथिक के पेशेंट की केस, रोज आते हैं। आप एक उठा के देख लो, इस बीमारी का गारंटेड इलाज, और हमको पता है कि इसमें गारंटेड इलाज है ही नहीं होम्योपैथिक में, कैसे कर लोगे आप? लेकिन पेशेंट उतने दिन तो देखो आपके पास फंसता है। एक सवाल और मेरा है कि जैसे अभी हम चर्चा कर रहे थे कि लोग सेक्सुअली प्लेजर को बढ़ाने के लिए दवाएं खा रहे हैं, उसी तरह बहुत सारे युवा जो हैं अपने मसल्स को बनाने के लिए प्रोटीन पाउडर ले रहे हैं और अपनी बगैर किसी अधिकृत जानकारी के ले रहे हैं। ये प्रोटीन पाउडर भी क्या बहुत खतरनाक है? जहाँ भी वो जाके एक्सरसाइज करते हैं, वहाँ का अनक्वालिफाइड ट्रेनर उनको ये समझाता है कि आपको ऐसी मसल बनानी है तो इसको तो खाना ही खाना है। हम कब कहते हैं प्रोटीन शरीर को जरूरी नहीं है? बिल्कुल जरूरी है, लेकिन आप उसका प्रोटीन टेस्ट कराएं कि क्या क्या चीज बॉडी में जरूरी है, आपकी बॉडी में क्या क्या चीज की कमी है, और फिर आप डॉक्टर को कंसल्ट कर लें। डॉक्टर को कंसल्ट कर लें, डाइटिशियन को कंसल्ट कर लें, अपनी एज ग्रुप बताएं, अपना वर्कआउट बताएं। आप डाइटिशियन की सलाह से लो प्रोटीन, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये तो बहुत साइड इफेक्ट करते हैं इनका, हिप जॉइंट्स पे, बोन्स पे, किडनी पे, हार्ट पे, सबसे साइड इफेक्ट है। भाई इतने सारे डाइटिशियन है, क्वालिफाइड डाइटिशियन है, आप क्यों उनकी मदद नहीं लेते हो? भाई 200-300 रुपए का ही तो खर्च है, इतना ही तो लेता है डॉक्टर आजकल। नहीं देते तो बहुत से कहते ठीक है नहीं देना तो चले जाओ, ऐसे पूछ लो। 1-2% है जो कहते नहीं यार मैं तो बिना पैसे की बात नहीं करूंगा। तो आप इतना 300-400 रुपए का रोज गुटखा खाने तैयार हो, लेकिन सेहत के साथ प्रोटीन प्रिस्क्राइब करवाने तैयार नहीं हो। एक हम बहुत सारे मामले ऐसे देख रहे हैं डॉक्टर साहब, पिछले कुछ दिनों से बड़े हैं कि लोग जिम में एक्सरसाइज करते करते सडन उनको अरेस्ट हो गया कार्डियक का, और जिम का जो एटमॉस्फेयर है वो कई बार सवालों के घेरे में आ जाता है। आपकी क्या सलाह है इस मामले को लेकर? देखिए, मेरा व्यक्तिगत मानना है जब भी एक्सरसाइज करें मॉर्निंग आवर्स में करें। अगर मॉर्निंग आवर्स में आप डायबिटिक है, बहुत तेज ठंड है तो आपको नहीं जाने हैं, हार्ट पेशेंट है तो नहीं जाना है। अगर आप यंगस्टर्स हैं तो आप जा सकते हैं।
आपके साथ कुछ ऐसी सिचुएशन है कि आप मॉर्निंग में ऑन ड्यूटी रहते तो आप इवनिंग में चले जाए। भाई मॉर्निंग की ज़्यादा फायदा करेगी, इवनिंग की कम करेगी, लेकिन करेगी ना। ठीक है, लेकिन आप उस पॉइंट पे एक्सरसाइज करते हैं जहां पे लैक ऑफ ऑक्सीजन है, फास्ट म्यूजिक बज रहा है, लाउड म्यूजिक बज रहा है, नेचुरल आपका बीपी बढ़ता है। फिर आप वहाँ का प्रोटीन भी खाते हैं, ऑक्सीजन की कमी रहती है, तो बॉडी तो डैमेज करती है, ऐसा नहीं है। आप क्या सलाह देंगे? वो जिम जाने वाली संस्कृति की सलाह देंगे या फिर गार्डन में जो लोग घूमते हैं? देखिए, मैं तो ये कहूँगा वॉक जब भी करते हैं? किसी भी एज ग्रुप का आदमी एक्सरसाइज करे, उसको ऑक्सीजन प्रॉपर मिलना चाहिए। उतनी एक्सरसाइज वो करे, प्रॉपर ऑक्सीजन मिले, चाहे वो जिम में करे या चाहे वो पार्क अपनी में करे। छत पे कर ले, चाहे वो पार्क में कर ले, या जिम में कर ले, या रोड पे कर ले, लेकिन ऑक्सीजन कंपलसरी है, एक बिल्कुल बेसिक फंडा है। हाँ। अगर आप ऐसा नहीं करेगा वो, तो फिर नुकसान तो उठाएगा। होम्योपैथी में सर खाने का क्या सिद्धांत है? खाना आदमी को किस तरह से लेना चाहिए, कब कब लेना चाहिए, और एक अच्छी थाली आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए? देखिए, मैंने आपको बताया कि हमें ये पहले डिसाइड करना है कि हमारा वर्क क्या है, हम कितना वर्क करते हैं, क्या वर्क करते हैं, फिर फूड डिसाइड होगा। मान लीजिए कोई बेसिक सी बात है, आप अगर मेंटल काम ज़्यादा करते हैं, आपका सिटिंग जॉब है, तो आपको न्यूट्रिशनल डाइट लेना चाहिए। आप दलिया खा सकते हैं, सब्जियां मैश करके, थोड़ी देर में आप फ्रूट्स खा सकते हैं, अकॉर्डिंगली कि आप हाइपरटेंसिव है, कि आप डायबिटिक हैं या नहीं है, या आप हेल्दी हैं, यंग है, कोई दिक्कत नहीं, खा सकते हैं। नारियल पानी आप पिए, आपको अच्छा लगेगा, फ़ायदा करेगा, बजाय इसके कि आप कोल्ड ड्रिंक्स लें, या आप बियर प्रेफर करें, या कोई अल्कोहल प्रेफर करें। ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हैं, ड्राई सीड्स ले सकते हैं, मिल्क अच्छा मिलता है, प्योर मिलता है, मिल्क ले सकते हैं। फिर अगर आपका बहुत ज़्यादा हार्ड काम है तो फिर तो आप कुछ भी खा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, फिर आपको सोचना बहुत ज़्यादा नहीं है कि आपने क्या खाया हो, क्या नहीं खाया। अगर आपका हार्ड वर्क है तब आप अच्छा फिजिकल है, फिर आपको नहीं सोचने का कि क्या खा रहा है क्या नहीं खा रहा है, फिर तो सब डाइजेस्ट होता है। सब डाइजेस्ट होता है। एक सवाल मेरे मन में ये भी आ रहा है डॉक्टर साहब कि अल्कोहल जो है, शराब जो है, वो सारी चिकित्सा पैथियाँ उसके नुकसान बताती हैं, लेकिन आपकी होम्योपैथी तो अल्कोहल में ही दवाई खिलाती है। डिपेंड ऑन क्वांटिटी। हाँ, वो सिद्धांत भी बताइए। जो क्या है? लीवर के प्रेस्क्राइबर भी हैं डॉक्टर, बहुत अच्छे लीवर स्पेशलिस्ट, वो भी कहते हैं कि आप हफ्ते में एक आधा पैक ले सकते हो। अच्छा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत कहाँ है कि आप उसके अकॉर्डिंगली डाइट नहीं खा रहे हो, जो पैक के साथ प्रेस्क्राइबर रिक्वायर्ड है, फिर आप डेली पैक ले रहे हो। किसी भी चीज का ओवर यूज नहीं करना है आपको। मतलब अल्कोहल भी उतना फायदेमंद है जितना आपकी दवाओं में दिया जाता हाँ, है। हमारी दवाई में क्या रहता है, जैसे हम एक तो डायरेक्ट अल्कोहल दे सकते हैं, जैसे आपने 30 ml वाटर लिया, उसमें हम लोग बोलते हैं आप 5 या 10 ड्रॉप्स मेडिसिन लेनी है, कितना अल्कोहल जाता है। या उसको हम टैबलेट में डाल के देते हैं, उसमें भी बहुत लीस्ट अल्कोहल जाता है। कुछ मेडिसिन ऐसी होती है, उनका बनाने का तरीका, जो शुगर ऑफ मिल्क में बनती है, बिना अल्कोहल की बनती है, उनका मेथड ही डिफरेंट होता है बनाने का, वो भी देते हैं। डॉक्टर साहब, इसको भी थोड़ा आसान भाषा में दर्शकों को समझा दीजिए कि होम्योपैथी में अल्कोहल का यूज क्यों होता है, क्यों इस मेथड में अल्कोहल पहली बात तो एक्सपायर नहीं होता। अच्छा। तो उसकी एक्सपायरी डेट नहीं रहती। दूसरी बात, इसमें जितना भी यूज होता है, हम किसी पेशेंट को मान लो मेडिसिन 4 बार दे रहे हैं, मैक्सिमम 4 टाइम दे रहे हैं, तो हम ज्यादा उसको 10 ड्रॉप्स एट ए टाइम बताते हैं। तो दिन में कितने अल्कोहल ले, 40 ड्रॉप्स, और विद डाइल्यूटेड वाटर। एक बार में वो 30 ml वाटर में 10 ड्रॉप अल्कोहल ले रहा है। फिर दूसरा मेडिसिन का बनाने का एक और शुगर ऑफ मिल्क के साथ तरीका होता है, उसमें अल्कोहल नहीं लगता, वो दूसरे मेथड से बनाई जाती है दवाई, वो ले सकते हैं। तो इस तरीके से वो जरूरी है आपकी दवा पद्धति के बिल्कुल लिए। बिल्कुल जरूरी है। आप देखिए, जो बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज हैं जहाँ टेम्परेचर बहुत माइनस रहता है, वहाँ तो अल्कोहल लोग रोज लेते हैं, लेकिन उनकी लिमिट रहती है, उनको कितना लेना है, ऐसा नहीं कि आप कितना भी ले रहे। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल आपसे कि जो इन दिनों हम देख रहे हैं कि कॉरपोरेट अस्पतालों में या जो एलोपैथिक पैथ लैब्स आए हैं बड़े बड़े कंपनीज के, वो टेस्ट की सलाह दे रहे हैं प्रिवेंटिव केयर के नाम पर कि आप टेस्ट कराइए, बॉडी का चेकअप कराते रहिए, उसके फायदे हैं। आप इस संस्कृति को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, टेस्ट कराना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि अगर आप, जैसे आपने
किसी भी डॉक्टर को दिखा के किसी अच्छे लैब से, रिलायबल लैब से टेस्ट कराया है, अच्छे बुरे का तो क्राइटेरिया नहीं है, किसी रिलायबल लैब से टेस्ट कराया है आपने, और फिर आप सेकेंड ही मेरे पास लेके आए हो, फिर हम उस टेस्ट को रिपीट कराते, थोड़ा सा अनजस्टिस लगता है। 1 महीने 2 महीने हुआ तो चलो ठीक है, कह सकते हैं हाँ आप रिपीट करा लो, सेकेंड डे रिपीट कराते थोड़ा सा माल प्रैक्टिस तो लगती है ना। और टेस्ट कराने के बाद आप डॉक्टर को प्रिस्क्राइब करवा लें, मेडिसिन फॉलो करें, बार बार टेस्ट ना कराएं। अगर आपने कोई टेस्ट कराया है, किसी भी लैब में कराया है, कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर आपको लग रहा है कि आपका उसका पैरामीटर क्लिनिकली नहीं मिल रहा है, फिर आप उसको रीटेस्ट करें एक बार। जैसे आज मान लो मैंने अपना थायराइड कराया, हमको कोई सिम्टम नहीं है, एकदम से मेरा TSH ऊपर आ गया, फिर हमें उसको 2-3 दिन के बाद रिपीट कराना है, डिफरेंट जगह रिपीट कराना है, फिर मेडिसिन प्लान आउट करनी है। निश्चित रूप से। और देखिए मिस्टेक्स तो हर जगह होती है, चाहे वो मशीनरी हो चाहे मैन पावर हो, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, हर एक का डायग्नोस कभी कभी गड़बड़ तो कर जाता है, ऐसा नहीं है कि कोई बिल्कुल 100% परफेक्ट है। तो उसको रिपीट कराने में क्या दिक्कत है, फिर प्लान कर ले मेडिसिन। तो निश्चित रूप से डॉक्टर साहब, आपसे इतनी सारी जो जानकारियाँ मिली हैं, इसका बहुत फ़ायदा हमारे दर्शकों को भी मिलेगा। और ये जो जानकारियाँ हैं, ये कुल मिलाकर अगर एक लाइन में या कुछ 2 वाक्यों में कहा जाए तो ये है कि आप सेहतमंद रहने के लिए थोड़ा सजगता रखिए अपने शरीर के प्रति, एक अच्छी लाइफस्टाइल को अपनाइए, अच्छे फूड सिस्टम को अपनाइए, तो बहुत सारी बीमारियों से आप बचे रह सकते हैं। और एलोपैथी या जो कॉरपोरेट फार्मा इंडस्ट्री इन दिनों देश में बीमारियों के नाम पर लोगों के साथ लूट कर रही है, इससे बचने के लिए भी थोड़ा सा जागरूक बनिए, सजग बनिए और सारी पैथियों पर भरोसा करिए और इनको आजमा कर देखिए। इस पॉडकास्ट में इतना ही। ये आपको कैसा लगा अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।